एक कमरे में गोरी सास और काली सास। एक कमरे के ससुराल में अंग्रेजन ईवा अपने पति समीर और सास ससुर अशोका कविता के साथ बड़े खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। अंग्रेजन होने के बाद भी ईवा ने हिंदू संस्कृति को सीख कर अपना लिया था। ऐसे ही सुबह के वक्त अंग्रेजन बहू पूजा पाठ करने के बाद सबको नाश्ता परोसती है, जिसे खाकर ससुर कहता है, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। पहले दिन कचौड़ी तुझसे फूट गई थी, लेकिन इन 2 सालों में तू बहुत बेहतर हो गई है। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू पापा जी। लीजिए आप और कचौरी खाइए ना, गर्मा गर्म। अरे बहू, जरा मुझे भी खाना परोस दे, या सब ससुर जी को ही खिलाना है? मुझे तो खीर दे दो ईवा तुम। ये लीजिए, खाइए आप सब, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। लगता ही नहीं समीर बेटा कि हमारे घर में अंग्रेजन बहू आई है। देख तो बिल्कुल हमारे सांचे में ढल गई है। सच में बहू ने सब अच्छे से संभाल लिया। देखो तो बहू कितनी गोरी चिट्टी है। तुम्हारी बहू तो कहीं से भी नहीं लगती। हाँ, लोग मुझे देखकर जरूर कहते हैं। पापा, आपका कहने का क्या मतलब है? माँ को काला मत बोलिए, माँ बहुत अच्छी है। हाँ पापा जी, मैंने जो भी सीखा है सब माँ जी से ही सीखा है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कह रहा तुम्हारी काली माँ को कुछ। तुम ये नहीं जानते, जब ये मेरी जिंदगी में आई थी तो मैंने आसपास के लोगों से कितने ताने सुने थे। अब आप पुरानी बातों को याद करके क्यों अपने और मेरे मन में कड़वाहट ला रहे हैं? छोड़िए भी। अपनी काली पत्नी की बात सुन अशोक चुप हो जाता है। देखा जाए तो एक छोटी सी फैमिली एक छोटे से कमरे में बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन बीच बीच में अपनी गोरी बहू को देखकर अशोका को अपनी पत्नी के कालेपन का एहसास होने लगता है। वो कविता से चिढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन ईवा बोलती है, माँ जी, पापा जी, चलिए आज मैं आपको घुमा कर लाती हूँ। मैं मॉल में कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप भी कुछ खरीद लेना। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, तू इनको ले जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ओहो माँ जी, आप आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर आप आराम कीजिए, पापा जी आप तो चलेंगे ना? हाँ हाँ बहू, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अच्छा है ये नहीं जा रही, वरना साथ में चलती तो मॉल वाले लोग हमें देखने लगते और फिर मेरी बेइज्जती हो जाती तुम्हारी काली सास को ले जाकर। अरे छोड़िए ना पापा जी, आप माँ जी को ऐसे क्यों बोलते हैं? चलिए लेट हो रहा है। ये कहते ही दोनों मॉल चले जाते हैं। वहीं कविता अपने आंसू रोक नहीं पाती और कहती है, ये मुझसे पहले भी इसी तरह की बात करते थे, मुझे ताने देते थे। नई नई शादी में तो इन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी थी। अब जब सब ठीक है तो इन्हें फिर से मेरी काली सूरत याद आने लग गई। अशोक की बात कविता को बहुत चुभती है। वहीं दूसरी ओर ईवा अपने ससुर को टोपी चश्मा दिलाती है। पापा जी, ये कुर्ता कैसा रहेगा आपके लिए? बहू मेरे लिए कितना लेगी? जरा अपने लिए भी ले ले और अपनी काली सास के लिए भी। मैं जरा दूसरी तरफ जाता हूँ। ठीक है पापा जी। ये कहकर अशोक दूसरे कपड़ों के सेक्शन में जाता है, जहां वो एक गोरी हमउम्र बुढ़िया से टकरा जाता है। वो फिसलता है कि गोरी बुढ़िया किंजल उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी बुढ़िया गुनगुनाते हुए कहती है, नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले हौले इंतजार मुझे तेरा। सच, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले इंतजार मुझे तेरा। माशाल्लाह, आप तो बड़ी खूबसूरत है। अरे सब देख रहे हैं, पहले खड़े हो जाइए वरना कमर में लचक आ जाएगी। ये कहते ही अशोक सीधा हो जाता है। दोनों ही गुपचुप इतनी बात होती है कि वो मॉल के रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उनकी बातचीत इतनी आगे बढ़ती है कि झटपट गहरी दोस्ती हो जाती है। बहुत देर तक ईवा गोरे ससुर को ढूंढती रहती है, फिर घर चली जाती है। घर पर जब सास बहू मिलकर खाना बना रही थी तो अशोक आता है और कविता कहती है, अरे आप तो बहू के साथ गए थे, तो इतनी देर कहाँ लगा दी? तुमसे मतलब? क्या मैं थोड़ी देर अकेले टहल भी नहीं सकता? मेरा मन किया तो मैं चला आया। अशोक की ये बात कविता को खटक जाती है। 2-4 दिन और बीतते हैं। अब अशोक कविता पर चिल्लाया करता था और 2-4 घंटे रोज घर से बाहर गोरी बुढ़िया किंजल के साथ बिताता था। एक दिन पार्क में समीर अपने पिता को उस औरत के साथ देख लेता है। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। वहीं किंजल कहती है, अशोक जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझे पसंद करते हैं। क्या हम दोनों इस उम्र में शादी नहीं कर सकते? आजकल तो हर कोई इस उम्र में कुछ भी करता फिरता है। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, मैं अकेली हूँ। अरे तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, हम आज ही शादी करेंगे। मेरे छोटे से घर में रह लोगी ना? हाँ अशोक। ये कहकर अशोक किंजल से शादी कर उसे अपने घर में ले आता है।
जहाँ उन दोनों के गले में वरमाला देखकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अशोक, ये क्या है? शर्म नहीं आती? तुमने इस उम्र में शादी कर ली, मेरी सौतन ले आए, क्यों? आखिर क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमसे ज्यादा सुंदर किंजल है, देखो तो कितनी गोरी है। मेरे गोरे बच्चों की गोरी सास आ गई और अब से किंजल यहीं रहेगी। पापा, ये गलत है, हम इसे अपनी माँ कभी नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें अपना बच्चा ही मानती हूँ। इस तरह अशोक जबरदस्ती किंजल को उसी कमरे में ले जाता है और एक पर्दा डाल देता है, जहाँ वह किंजल के साथ हंसी ठिठोली करता है। ये देखकर काली सास का दिल और जल भुन जाता है। देख रही है बहू, तू एक कमरे के अंदर तेरे ससुराल में इस उम्र में मुझे सौतन देखनी पड़ रही है। तेरे ससुर जी ने मुझे धोखा दिया, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, अब परेशान मत होइए, मैं पापा जी को समझाऊंगी। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए। जैसे तैसे काली सास की रात कट जाती है। अगले दिन अशोक कहता है, कविता, तुमने खाना नहीं बनाया? अरे खाना बनाओ, हम दोनों को भूख लग रही है। मैं क्यों बनाऊं? आपकी नई पत्नी आपके लिए खाना नहीं बना सकती क्या? वो खाना नहीं बनाएगी। अशोक के ऐसा कहने से मजबूरन कविता को उन दोनों के लिए खाना बनाना पड़ता है। वहीं उसके बहू बेटे सो रहे थे और उसका पति अपनी नई पत्नी के साथ नैन लड़ा रहा था। दिन गुजरते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख कविता अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। तभी बहू बेटे उस गोरी सास के बारे में पता लगाने जाते हैं, जहाँ उन्हें किंजल के बहू बेटे मिलते हैं। देखिए, हम आपकी थोड़ी मदद चाहते हैं। आपकी मम्मी किंजल है ना, क्या वो आपके साथ नहीं रहती है? हमारे साथ तो रहती है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वो इस घर को छोड़कर चली गई। हम उन्हें बहुत मना करते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहती हैं। कुछ हुआ है क्या? आपकी माँ हमारे घर में रहने आ गई हैं। उन्होंने माँ जी की जिंदगी में सौतन की जगह ले ली है हमारे पापा जी से शादी करके। माँ जी बहुत परेशान है, प्लीज आप उन्हें ले जाइए। अपना घर उजड़ने के बाद दूसरे के घर को उजाड़ा नहीं जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ जी को समझाऊंगी, उन्हें वापस लाऊंगी। चलिए। तभी वह चारों घर पहुंचते हैं। फिर किंजल अपने बहू बेटे को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, अब से मैं अपने पति के साथ रहूंगी। माँ जी, आप एक कमरे के ससुराल में, वो भी किसी दूसरे का घर तोड़कर कैसे रह सकती हैं? क्या आपको पिताजी के जाने का कोई गम नहीं? आपने क्यों कविता आंटी का बसा बसाए घर तोड़ दिया? चलिए माँ जी, वापस चलिए। हाँ माँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। पिताजी, आपने माँ के साथ बहुत गलत किया है। इस उम्र में किंजल आंटी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो विधवा है, उनके अपने बच्चे, अपना परिवार है। उनके चक्कर में आप हमें नहीं छोड़ सकते। माँ के दर्द को समझिए। इतने साल से वो आपके साथ है और आपने उनका साथ छोड़ दिया। समीर की बात सुन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और कहते हैं, मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाया कि मैंने खुद अपना और उसका घर तोड़ दिया, उसके बच्चों से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। और किंजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। हम अपनी गलती अब भी सुधार सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अशोक, मुझे भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। माफ करना कविता, अनजाने में घर तोड़ने चली थी। चलो बेटा, अब घर चलने का वक्त आया है। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे मेरा घर वापस मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। इस तरह किंजल अपने बहू बेटों के साथ घर चली जाती है, तो वहीं अशोक अपने छोटे से एक कमरे में परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पुलिस साहब, मुझे अपनी कंप्लेंट लिखवानी है, जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिखिए। अरे, आपका तो सांस फूल रही है, लगता है भागते हुए आई हो। जरा बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी मंगवा देता हूँ। अरे टांडे, जा जल्दी से मैडम के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। टांडे पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर फौरन एक गिलास पानी लेकर आता है और आराध्या को देता है, जिसके बाद आराध्या एक लंबी सी सांस लेकर पानी पीती है। अब बताइए मैडम, आप किसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहती हैं और क्यों? मुझे अपनी दोनों जेठानियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ हाँ, आप मुझे सब कुछ बताती जाइए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके चलते आप उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही हैं? वो दोनों बच्चा चोर हैं, उन्होंने मेरा बच्चा चुराया है। साहब, मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढिए। इसका मतलब ये दोनों वही औरतें हैं जो बच्चे चोरी करके बेच देती हैं। क्या आप मुझे सब कुछ शुरू से बताना चाहोगी ताकि उन्हें मैं सख्त से सख्त सजा दिला सकूं? हाँ पुलिस साहब, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। मैं शादी करके अपने ससुराल में आई थी, जिसके चलते मेरी दोनों जेठानियों ने मेरा गृह प्रवेश किया था। आओ आओ, आओ अंदर आओ और इसे अपना ही घर समझो। अरे तुम तो बहुत ही सुंदर और चांद का टुकड़ा हो। माँ जी, आपने बहू तो बहुत सोच समझ कर ढूंढी है।
आखिर मेरी पसंद की जो है चांद के टुकड़े की तरह तो होगी ही। अरोमा की ये बात सुनकर परिणीता और सोनाली अपने मन ही मन में सोचती हैं, हाँ यही तो था, हर बात पर हमारे रंग रूप को लेकर ताना देने जो लगती थी। हम दोनों काले हैं इसलिए माँ जी ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं। अगर हम भी गोरे होते तो हमारी भी उतनी ही इज्जत होती जितनी हमारी देवरानी की हो रही है। परिणीता सोनाली दोनों ही आराध्या का गृह प्रवेश तो करती हैं, लेकिन मन ही मन उसके लिए उनके मन में मैल भी होता है। वो दोनों काली जेठानियां आराध्या से हमेशा कटी कटी रहा करती। आराध्या की शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन परिणीता और सोनाली कमरे में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। अरे आज तो घर पर कोई भी नहीं है, एक काम करते हैं, अंदर जाने के बहाने से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? शादी से पहले कभी पकड़े गए हैं क्या जो अब दोबारा से पकड़े जाएंगे? तू इतनी डरती क्यों है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? परिणीता सोनाली को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी आराध्या उन दोनों को जाते हुए देख उनसे पूछती है, अरे आप दोनों कहाँ जा रही हो? मैंने दोपहर का खाना बनाया है, आप दोनों खाओगी नहीं? दोनों मंदिर जा रहे हैं, खाना आकर खाएंगे। लेकिन इस वक्त कौन से मंदिर जा रहे हो? हम तुम्हारी जेठानियां हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम गोरी और सुंदर हो तो क्या हमारे ऊपर रौब जमाओगी? नहीं दीदी ऐसा नहीं है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। परिणीता और सोनाली दोनों निकल जाती हैं और मंदिर पहुंचकर वो अकेले बच्चों को देखकर उन्हें चॉकलेट का बहाना देकर अपने साथ चोरी करके ले आती हैं। देखो बच्चा मैंने चोरी कर लिया है, अब ये बताओ कहाँ और कब आना है? बच्चे को शाम 4 बजे खंडाला वाले रोड पर एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ लेकर आ जाना। अर्जुन इतना कहकर फोन काट देता है, जिसके बाद सोनाली और परिणीता उस छोटी सी बच्ची को लेकर एक पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। काम होने के बाद खंडाला रोड के पास पुरानी बिल्डिंग में चली जाती हैं। हम जगह पर पहुंच गए, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? ठीक तुम्हारे पीछे। जैसे ही परिणीता और सोनाली पीछे मुड़ती हैं, उसके पीछे अर्जुन खड़ा होता है। वो अर्जुन से पैसा लेकर बच्ची को उसे सौंप देती हैं, जिसके बाद अर्जुन उस मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाता है। वहीं परिणीता और सोनाली पैसे को खड़ी खड़ी गिनने लगती हैं। इतने सारे पैसे, अरे वाह, फिर से पहले वाली जिंदगी जिएंगे, अपने पैसों पर खूब सारी शॉपिंग करेंगे और अपने सारे शौक भी पूरे करेंगे। लगा नहीं था कि दोबारा से हम इतना पैसा फिर से कमा पाएंगे, आज तो हमने कमाल ही कर दिया। दोनों की दोनों बड़े से मॉल में जाकर अपने लिए खरीदारी करती हैं और शाम तक वापस घर आ जाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों तो मंदिर गई थी, फिर आने में इतनी देरी कैसी हो गई? और तुम खरीदारी करने कब गई? माँ जी दरअसल मंदिर से आते समय हमारा मन किया कि काफी दिनों से हमने कुछ खरीदा नहीं तो खरीद लें, इसलिए अपने लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आए हैं। अरे दीदी तो दिखाओ ना, कैसी साड़ी लेकर आई हो? सोनाली और परिणीता अपनी साड़ियाँ खुशी खुशी दिखाती हैं, लेकिन इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ देखकर अरोमा और उसकी छोटी बहू आराध्या हैरान रह जाती है। इन दोनों कल्लो मैया के पास इतनी महंगी साड़ी के लिए पैसे कहाँ से आए? अरोमा और आराध्या दोनों सास बहू परिणीता और सोनाली को कुछ नहीं कहते। ऐसे ही अब रोजाना चलने लगता है। दोनों घर से किसी बहाने निकल जाती और बच्चा चोरी करके बेच देती, जिसके चलते उन्हें खूब सारे पैसे भी मिल जाते। ये खबर न्यूज में चारों तरफ फैल जाती है। वहीं आराध्या को कई बार परिणीता और सोनाली के कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आया करती, लेकिन वो अपनी जेठानियों के कमरे में ना जा पाती। ऐसे ही 2 साल बाद आराध्या को भी एक बच्चा हो जाता है और एक दिन, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे बच्चे को कुछ देर संभाल लीजिए, मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लाओ, मुझे अपना मुन्ना दे दो। उसके बाद मैं मंदिर के लिए चली गई। जब वापस आई तो मेरी दोनों जेठानियों में से कोई भी घर पर नहीं था और ना ही मेरा मुन्ना था। लेकिन जाने से पहले मैंने उनके कमरे में ये रिकॉर्डर छोड़ दिया था, इसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस वाला रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अरे क्या हो गया है तुझे? देखो तो सही कितनी बुरी तरह से रो रहा है। ओहो, अब मैं इसका क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे भी बेच देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परिणीता तुरंत फोन उठाती है और बच्चे को बेचने की बात कर लेती है। तभी बाजार से सोनाली भी आ जाती है। ओहो, तुम्हें तो बच्चे चुप कराने भी नहीं आते, लाओ इसे मैं चुप करवाती हूँ। अरे ये तो मेरे लिए बहुत मोटी रकम है, अच्छे से संभालो। क्या कहा आपने?
मैंने इसे भी बेचने का इंतजाम कर दिया है। इसे बेचने पर हमें पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके बाद हम शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे पता है ये कौन सी जगह है, चलो आप मेरे साथ चलो। आराध्या पुलिस के साथ निकल जाती है। इधर 50 लाख रुपए के लालच में परिणीता और सोनाली दोनों बच्चे को लेकर एक खंडर सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां आकाश अपनी पत्नी दिव्या के साथ उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई, चलो ये बच्चा मुझे दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दें, पहले हमें पैसे तो दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम उतने पैसे लेकर आए हैं। एक हाथ पैसे लो और एक हाथ बच्चा दो। चल सोनाली, पैसे चेक कर, पैसे तो पूरे हैं ना, तभी इन्हें ये बच्चा मिलेगा। सोनाली पैसे चेक करती है। पैसे तो पूरे कड़क है, बच्चा दे दो और चलो यहाँ से। परिणीता दिव्या की गोदी में उस बच्चे को दे देती है। तभी चारों तरफ से उन सब को पुलिस घेर लेती है, जहाँ पर आराध्या समय पर पहुंचकर दिव्या के हाथों से अपना बच्चा ले लेती है और अपनी दोनों काली जेठानियों को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरा बच्चा बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने ये सारा खेल खेला। अब तुम जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर सड़ोगी। पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हुए परिणीता और सोनाली को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आराध्या और दिव्या से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सुधर जाएंगे, हमें सिर्फ एक मौका दे दो। तभी वहाँ पर अरोमा आती है और कहती है, जरा उन मासूम बच्चों के बारे में और उनके परिवार के बारे में सोचो, जिनके साथ तुमने इतना अत्याचार किया। क्या वो तुम्हें कभी माफ कर पाएंगे जो हम तुम्हें माफ कर दें? पुलिस इंस्पेक्टर, इसे यहाँ से ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पुलिस परिणीता और सोनाली को अपने साथ ले जाती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है, जिसके बाद आराध्या को बच्चा चोर औरतें पकड़वाने के चलते एक मेडल भी मिलता है। उसके बाद वो अपने मुन्ना के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कौशल्या सोने के लिए कमरे में जा ही रही होती है कि तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौशल्या दरवाजा खोलती है, सामने नेहा खड़ी होती है। नेहा बेटी, तू इतनी रात को यहाँ पर, और तू घबराई हुई क्यों है? कौशल्या मौसी, भाभी को जच्चे का दर्द उठा है, जल्दी चलो। कौशल्या लालटेन लेकर नेहा के घर आती है, जहाँ बिस्तर पर लेटी बबीता दर्द में छटपटा रही होती है। माँ, मेरा बच्चा। घबराओ नहीं बबीता बहू। मनोरमा, जल्दी से गर्म पानी और तौलिया तैयार रख। कौशल्या पूरी जी जान झोंक कर बबीता का प्रसव कराती है। तभी मनोरमा आंसू भरी आंखों से कौशल्या का धन्यवाद करती है। कौशल्या बहन, आज तुम्हारे कारण मेरे घर में खुशियां आई हैं, वरना सरकार को तो हमारे रामपुर गांव में रहने वालों से कोई वास्ता नहीं। ना तो हमारे गांव में कोई अस्पताल है, न सीधी सड़क। गनीमत है जो तुम जैसी आशा हमारे गांव में है, वरना हम जैसे गरीब के घर की गर्भवती बहुएं जाने कहाँ जाती। ये कहानी है कौशल्या की। कौशल्या देवी रामपुर गांव में रहती है। वो गांव वालों के हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती है, फिर चाहे किसी गर्भवती बहू की डिलीवरी कराना हो या फिर शादी ब्याह में जाकर लोगों का हाथ बटाना हो। उनका एक ही बेटा है, आनंद। कौशल्या ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। भरी जवानी में पति को खो देने के बाद उन्होंने कठिन मेहनत करके आनंद को पाला पोसा और खुद भूखी प्यासी रहकर आनंद का पेट भरा, क्योंकि एक माँ का दिल मोम का होता है जो खुद पिघलकर बस रोशनी बिखेरना जानती है। अच्छा मनोरमा बहन, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ऐसे ही दिन बीतता है। फिर एक दिन आनंद का फोन आता है। अरे कौशल्या मौसी, तनिक हेने आवा, शहर से तोहार बिटवा का फोन आया है। ये सुनकर कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वो भागी भागी फोन दफ्तर आती है। आनंद बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ। माँ, मैं कल घर आ रहा हूँ। आनंद के आने की खुशी में उसकी गरीब माँ सारा दिन मिट्टी का चूल्हा झोंक कर उसके लिए ढेरों मीठे पकवान बनाती है। आनंद जब गांव आता है तो उसके साथ एक अनजानी लड़की होती है। पूरा गांव उसके छोटे कपड़ों को देखकर बातें बना रहा होता है। आनंद बेटा, तू आ गया, पर ये कौन है? माँ, ये शिखा है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। माँ, मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। आनंद की शादी को लेकर कौशल्या ने बहुत से सपने देखे थे, मगर बेटी की खुशी के लिए कौशल्या ने शहर से आई शिखा को बहू मान लिया। यही ठहरो बहू, मैं आती हूँ।
कौशल्या मंदिर में रखी आरती की थाली लाकर शिखा की आरती उतारती है। घमंडी शिखा आरती की थाली को गुस्से से घूर घूर कर देखकर कहती है, दिस इज टू मच। लगता है कि मेरी ये गंवार सासू माँ पूरे 100 बार आरती करेगी मेरी, तभी दम लेगी। ओह गॉड, ये गांव वाले इतने गंवार क्यों होते हैं। अंदर आ जाओ शिखा बहू। बेटा आनंद, बहू को कमरे में ले जा, सफर से थक गई होगी। शिखा आनंद के साथ कमरे में आ जाती है। अगली सुबह आनंद जल्दी उठकर काम पर चला जाता है क्योंकि शहर से ट्रांसफर के बाद गांव में आज उसकी ज्वाइनिंग का पहला दिन था। वहीं शिखा देर सवेर तक कमरे में सोती रहती है। इतनी देर हो गई बहू, अब तक उठी नहीं लगता है, जाकर देखती हूँ। ये सोचकर कौशल्या कमरे में आती है जहां शिखा स्नैपचैट चला रही है। शिखा बहू, कमरे में सोने में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सीधी सादी सास के पूछने पर घमंडी बहू अपने शहरीपन का झूठा घमंड झाड़ती हुई बोलती है, ओह गॉड सासू माँ, आप इसे कमरा कहती है? दिल्ली शहर में ऐसे गए गुजरे टूटे फूटे घर गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में गिने जाते हैं। ना तो यहाँ एसी है, ना एयर कंडीशनर, कूलर और 2 कौड़ी का पंखा बस दिखाने के लिए है। सारी रात पसीने में भीगी हुई थी मैं। तू परेशान मत हो शिखा बहू, मैं तेरे लिए आज ही नया पंखा मंगवा दूंगी। अपनी शहरी बहू के मुंह से अपने गरीब होने की बेइज्जती होती देखकर बेचारी कौशल्या की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर में शिखा शॉर्ट सी निक्कर जीन्स और टॉप पहनकर बाहर आती है और कहती है, What the hell is this, सासू माँ? आपने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? अरे बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। ये हमारे रामपुर गांव की रीत है। बहू के चूल्हा पूजन के बाद ही कुछ बन सकता है। You know what, सासू माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है। गैस चूल्हा की भी कोई पूजा होती है क्या? अरे बहू, ये तो हमारे मानने और ना मानने के ऊपर है। सासू माँ, मुझे आपकी लेक्चरबाजी नहीं सुननी। पहली रसोई की रस्म ही पूरी करनी है ना? फाइन। ये कहकर शिखा किचन में आती है और हंसते हुए कहती है, ब्लडी बुढ़िया कहेंगी, आज तो इसे मजा ना चखाया तो मैं भी शिखा नहीं। ये कहकर शिखा जानबूझकर अंडा सैंडविच बनाकर अपनी सास को परोसती है और खुद भी खड़ी खड़ी सैंडविच खाने लगती है। इट वॉज अमेजिंग। अरे ये क्या किया शिखा बहू तूने? अपनी पहली रसोई में अंडा बनाया है, जबकि तुझे कुछ मीठा बनाना था। माँ जी, मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी और बनाऊंगी भी। कोई मेरे खाने पीने के पीछे रोक टोक करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कौशल्या अपने शहर की बहू की सिर्फ अपने बेटे आनंद के लिए सुन रही थी। ऐसे ही दिन बीत गया। आनंद सुबह से ढलने तक काम में रहता। शिखा इस बात का पूरा फायदा उठाती और सारे काम का बोझ अपनी बूढ़ी सास के कंधों पर डाल देती। और वक्त के साथ शिखा की बदमाशियां जुल्म में बदल गईं। एक दिन शिखा कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए कमरे से बाहर आती है। तभी फर्श पर बिखरे हुए पानी के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आउच! मेरा पैर! ये बुढ़िया बहुत कामचोर हो रही है। सासू माँ! सासू माँ! अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? बहू तूने बुलाया? यो ब्लडी बुढ़िया! अरे कैसे सफाई किया है तूने? फर्श पर पानी कैसे छूट गया? पता नहीं बहू, मैंने तो अच्छे से ही साफ किया था। शिखा ने अपनी सास की एक न सुनी और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचने लगती है। छोड़ दे बहू, छोड़ बहू, छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से तुझे गलती का मौका नहीं दूंगी। बेचारी कौशल्या ने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा था। जिस बेटे की शादी को लेकर उस गरीब लाचार माँ के मन में सैकड़ों आस बंधी थी, शिखा जैसी घमंडी बहू पाकर वो सारे सपने टूटकर बिखर गए। ऐसे ही दिन ढलते गए और शिखा गर्भवती हो गई। माँ, सुना तुमने? तुम दादी बनने वाली हो और मैं पिता। हाँ बेटा, अब मैं बहू के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके लिए ढेर सारी गोंद के लड्डू बनाऊंगी। माँ जी, ये तो मन की मिठाई खा जाइए। मैं आपके गवार वाले देसी नुस्खे फॉलो नहीं करने वाली। आजकल फिटनेस के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने बच्चे को खुद ही कैरी कर लूंगी। बस करो शिखा, तुम्हारे जो भी जी में आ रहा है मेरी माँ को बोल रही हो। तुम जानती नहीं हो जिसे तुम गवार कह रही हो उनकी इस गांव में क्या पहचान है। रहने दे आनंद बेटा। कौशल्या आनंद को चुप करा देती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का घर टूटे। गुजरते समय के साथ शिखा की गर्भावस्था के 9 महीने बीत गए और उसे आधी रात दर्द हुआ।
अम्मा, आनंद, मुझे दर्द शुरू हो गया है। आनंद भागकर कौशल्या के पास आकर उसे बुलाता है। आनंद, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, ना कि तुम्हारी गंवार माँ की। बहू, ये बातें लड़ाई झगड़े का नहीं। आनंद बेटा, तू बाहर जा। शिखा का दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर कौशल्या ने अपनी हिम्मत नहीं खोई, साथ ही अपनी शहरी बहू का हौसला अफजाई करती रही। धीरज से काम ले बहू, इस दर्द को मत देख, बस आने वाली खुशी के बारे में सोच। थोड़ी देर में शिखा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आनंद और कौशल्या के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं शिखा की आंखों के आगे उसकी की गई गलतियों की कड़वी यादें उभर आईं और उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गंवार, गरीब और ना जाने क्या क्या कहा, मगर आज आपने मेरी जिंदगी बचाई है और मेरी झोली को खुशियों से भरा है। बहू, रिश्ते कच्ची कैरी के जैसे होते हैं, जो कभी खट्टा तो कभी मीठा लगता है। जो हो गया सो हो गया। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये सुनकर शिखा आंसुओं से भरकर अपनी सास के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से शिखा को ससुराल का घर, आंगन उसे शहर से कहीं ज्यादा अपना सा लगने लगता है।